पाठ 6 आनंद मठ की ललकार। अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार देखकर भारतवासी देश को स्वतंत्र कराने के लिए निरंतर प्रयत्न करते रहते थे। पढ़े लिखे युवक अंग्रेजों की नौकरी छोड़कर उनका विरोध कर रहे थे। इस पाठ में प्रसिद्ध बांग्ला लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी के ऐसे ही अनुभवों का वर्णन किया गया है। बंकिम चंद्र चटर्जी पश्चिमी बंगाल के खुलना जिले के डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। उनके इलाके में रहने वाला मॉरल नाम का एक अंग्रेज कानून की धज्जियां उड़ाता रहता था। उसको यह भ्रांति थी कि उसके मुख से निकले शब्द ही इस धरती के कानून हैं। स्थानीय किसानों पर जबरदस्ती नील की खेती करने का दबाव डालता रहता था। कुछ किसानों ने इस आज्ञा की अवहेलना की तो उनके घर जला डाले और कुछ को तो गोलियों से भून डाला। ऐसा था उसका आतंक। अत्याचार की यह कहानी उड़ते उड़ते बंकिम चंद्र के कानों तक जा पहुंची। उनका खून खौल गया और उन्होंने उस अपराधी को सजा दिलाने की ठान ली। मॉरल अपने अंग्रेज होने के गर्व में एक हिंदुस्तानी मजिस्ट्रेट को कुछ समझता ही नहीं था। बंकिम चंद्र ने कानूनी कार्यवाही शुरू की तो मॉरल ने उन्हें पैसों का लालच दिया। जल्दी ही उसका भ्रम टूट गया और उसे स्पष्ट महसूस होने लगा कि कानून का शिकंजा उसके गले में पड़ने ही वाला है। वह जेल में घुट घुट कर नहीं मरना चाहता था, अतः जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। फिर वह इस ओर कभी लौटकर नहीं आया। इस न्याय का समाचार जंगल की आग की तरह चारों ओर फैल गया। लोगों ने चैन की सांस ली। बंकिम के एक मित्र ने टिप्पणी की, वह बदमाश तुमसे बचकर भाग तो गया, पर जंगली जानवरों ने उसे छोड़ दिया होगा, ऐसा नहीं लगता। बंकिम गंभीर थे। उन्होंने मित्र से पूछा, बता सकते हो मॉरल जैसे आदमी क्यों इतनी हिम्मत दिखाते हैं? भाई मेरे, भारत पर अंग्रेजों का अधिकार है। वे ही हमारे लिए कानून बनाते हैं और उनमें से कुछ खुद ही उन कानूनों का उल्लंघन कर डालते हैं और फिर भी साफ बच निकलते हैं। जब तक हम अंग्रेजों के अधिकार से स्वतंत्र नहीं हो जाते, सब कुछ ऐसा ही चलेगा। हम भारतीय निचले दर्जे के नागरिक ही बने रहेंगे। मैं भी यही सोचता हूँ। बंकिम अपने खाली क्षणों में अक्सर इसी स्थिति पर सोचते रहते। अगर वे नौकरी से त्यागपत्र दे दें तो क्या बात बन सकती है? बल्कि इस नौकरी के अधिकार से तो मॉरल जैसे अपराधी को सजा दिला सकते हैं। इससे लोगों का कुछ तो भला होता ही है। पर देश को आजाद कराने के लिए वे क्या करें? सोचते सोचते उन्हें लगा कि गुलाम देश में भी विचार प्रक्रिया तो स्वतंत्र है। उनके सोचने पर किसी किस्म का बंधन नहीं है। उनकी कलम तो उनकी अपनी है, जो चाहे लिखें। उनके 2 उपन्यास प्रकाशित भी हो चुके थे। इससे उनकी लेखनी का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था। 1875 में वे कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आए। रास्ते में ट्रेन में बैठकर प्रशासनिक जिम्मेदारियों को पीछे छोड़ आने से वे एकदम हल्का महसूस कर रहे थे। उनकी विचारधारा देश की परिस्थितियों की ओर मुड़ गई। कहने को तो वे एक बड़े अफसर हैं, पर समूचे प्रशासन चक्र में उनका स्थान क्या है? एक पेंच? हाँ, ठीक ही तो है। एक पहिया अनेक पेचों से कसा रहता है। चलता तो पहिया है ना, पेंच तो नहीं। ठीक इसी तरह ब्रिटिश प्रशासन चक्र में वे एक पेंच भर की हैसियत रखते हैं। फिर भी अन्य पेचों और उनमें एक अंतर है। इस पेंच में जितनी शक्ति है, उससे वह आम आदमी का भला करने का प्रयास करते हैं। शुरुआत के लिए इतना ही काफी है। ब्रिटिश साम्राज्य सदैव तो रहेगा नहीं। ठीक है, 1857 के गदर में भारतीयों को मात खानी पड़ी। उसका एक लाभ यह हुआ कि जनसाधारण को आशा हो गई कि अंग्रेजों को भगाना संभव है। अभी इतनी जल्दी दूसरा हल्ला बोलने का अवसर नहीं आया है। इस बार प्रयास विफल नहीं होगा।
बंकिम की यह आशावादी सोच निराधार नहीं थी। प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए संचार व्यवस्था को मजबूत बनाने का फैसला हो चुका था। तार भेजने के लिए नई लाइनें डाली जा रही थीं। रेल व्यवस्था का विस्तार किया जा रहा था। इतने कार्यों के लिए दफ्तरों में क्लर्कों की जरूरत थी। अतः स्कूलों में अंग्रेजी की शिक्षा शुरू हो चुकी थी। अंग्रेजी सीखने से यह फायदा हुआ कि प्रांतीय भाषाओं की बाधा के बिना अंग्रेजी से समूचे भारत के बीच जैसे एक सौहार्द भरा संबंध बन गया। अपनी बात कहना और समझाना आसान हो गया। अंग्रेजों ने जिस भाषा के माध्यम से प्रशासन को मजबूत करना चाहा था, उसी भाषा ने भारतवासियों को एक दूसरे से जोड़ दिया। इस समय ट्रेन फसलों के लहलहाते खेतों की हरितिमा के बीच से गुजर रही थी। काल, समय, सब कुछ भूल बंकिम प्रकृति के सौंदर्य में खो गए। उनकी विचार श्रृंखला भी इस अलौकिक दृश्य से प्रभावित होकर दार्शनिक होने लगी। यही है भारत माँ का असली चेहरा, कितना सुंदर, कितना सौम्य। उनके मस्तिष्क में विचारों और शब्दों का झंझावात चल रहा था। उन्होंने विचारों को वाणी दी। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। उन्होंने शब्दों को गुनगुनाया। शब्द सहज ही लय में बंधते चले गए। बंकिम ने सोचा, इसे लोगों तक पहुंचाएं कैसे? इस कविता के शब्द लोगों की आकांक्षा की अभिव्यक्ति थे। इसे लोगों तक पहुंचाना ही होगा, पर कैसे? उन्होंने अपने कुछ मित्रों को अपनी कविता सुनाई। कविता उन्हें भी बहुत पसंद आई। एक ने सुझाव दिया, इसे किसी पत्रिका में छपने भेज दो। यह कविता किसी पत्रिका के पृष्ठों में बंद हो जाने के लिए नहीं है। इसकी उड़ान तो विस्तृत नभ तक जाएगी। बंकिम सोच रहे थे। मित्रों से भी उन्होंने यही कहा। अभी वे इस कविता के असली महत्व को नहीं समझ रहे हैं। इसके शब्द तो आजादी के द्वार पर लगे ताले को खोलने की चाबी है। इसे बहुत यत्न से लोगों तक पहुंचाना होगा। यत्न करते करते कई वर्ष बीत गए। उन दिनों बंकिम ने आनंद मठ नाम से एक उपन्यास लिखा। यही उपन्यास उनकी इस कविता के लिए माध्यम बना। कथा का एक पात्र इसी कविता को गा गा कर लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में कूदने के लिए उकसाता था। बंग दर्शन पत्रिका में यह उपन्यास धारावाहिक रूप से प्रकाशित हुआ। उसी वर्ष पुस्तक रूप में भी यह बाजार में आ गया। लोगों ने इसे बेहद पसंद किया। इस कविता के कारण आनंद मठ उपन्यास स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ गया। तत्काल ही यह कविता आजादी का गीत बन गई और इसको गाने वाले लोगों की नजरों में हीरो बन गए।